सुन करके आपको बड़ा मजा आएगा। अंत तक बने रहिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और आपको वो चीजें पता लगेंगी जो शायद ही कोई ज्योतिषाचार आपको बताता हो, क्योंकि अश्विनी जी कुछ अलग है। अगर मैं इनको ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कह दूं तो बड़ी बात नहीं। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जानकारी के आप भी कायल हो जाएंगे। ये अगर बात करें तो एक बैंक के कर्मचारी रहे, बल्कि वहां पर एक ऑफिसर की हैसियत से आपने लंबे समय तक काम किया। इसके अलावा जो कि सबसे इंटरेस्टिंग विषय है, फिर वो जातियों से परे हो जाता है, वो धर्म से परे हो जाता है, और वह विषय है ज्योतिष का। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ऐसी स्थिति आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो ये कहते हैं कि हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, वह भी किसी भी ज्योतिषाचार के संपर्क में आने के बाद अपने बारे में जानने के उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ आज जिस शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं, वह शख्सियत कुछ अलग तरह की ज्योतिष कर रही है। जिस तरह की हम आजकल देखते हैं कि यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की ऐसी नाजायज चीजों पर चर्चाएं होती हैं, एस्ट्रोलॉजर के नाम पर जिस प्रकार टोने टोटके से लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं, यहां हम आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला रहे हैं जिन्होंने 1.5 लाख से ऊपर कुंडलियों का अध्ययन किया है, और इसके अलावा उनका जो असेसमेंट होता है, उनके जो अपने रिजल्ट होते हैं, वो बिल्कुल एस्टोनिश, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम को बहुत देर तक नहीं छुपाऊंगा। वो नाम है अश्विनी शुक्ला। अश्विनी शुक्ला जी का ज्योतिषीय अनुभव बहुत ही तगड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पश्चिम और पूरब दोनों को मिला करके ज्योतिष करते हैं। तो आइए, अब बहुत देर नहीं करते हैं, अश्विनी जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और हम हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अश्विनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज 24 के कार्यक्रम में। अश्विनी जी, राहु और केतु ये तो एक छाया ग्रह है, उसके बावजूद भी इनको लेकर के, इनकी तीव्रता को लेकर के अक्सर ज्योतिषाचार इसको बहुत बड़ा विषय बनाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो काल शब्दों से लेकर अनेक तरह की बातें शुरू कर देते हैं, और भयभीत भी लोग ज्यादा होते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि एक छाया ग्रह का इतना प्रभाव जीवन पे पड़ सकता है? एक छाया ग्रह का इतना महिमा मंडन क्यों होता है? सर, मैंने अभी आपसे ये बात कही कि अगर बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाए, आप देखते हो आजकल के न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पहले भी पढ़ी जाती थी। जब दूरदर्शन नया नया बना था, क्या न्यूज पढ़ने वाला खुद चिल्लाता था, चिघाड़ करता था, ऊपर से नीचे जीने पे उतर आया, यहाँ कूद गया, वहां भाग गया, ये सब करता था। बड़े शांतिपूर्वक न्यूज सुना रहे हैं। सर, आप इस समय देखेंगे कि वो चिघाड़ते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट। क्या बिना आकर्षण के आप सहज भाव से नहीं बता सकते हो? तो ये जो बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये एग्जागरेट करना, ये लोगों का अटेंशन पाने और धर्म को धन में रूपांतरित करने का मार्ग एक है। इसलिए ये सब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जैसे जैसे आपके ज्ञान में गहराई बढ़ेगी सर, वैसे वैसे शब्द कम होते जाएंगे, मौन ज्यादा सत्ता जाएगा, शब्द बहुत कम बोलेंगे आप, और आप पाएंगे कि वाह, कितना परिवर्तन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे शब्दों का कम। आप देखते हैं कि जो एनलाइटेंड पर्सन होंगे वो बड़ा कम ही कहेंगे। देवराहा बाबा थे, बड़ा थोड़ा सा बोल लिए, बात खत्म हो गई। मेरी बात आप समझ रहे? शैडोई प्लैनेट नहीं है, बेसिकली ये जोडियाकल पॉइंट है। जोडियाकल पॉइंट में क्या होता है कि ये सन, मून और अर्थ की ऐसी इक्वेशन बन जाती है जोडियाक में कि वो जो है वहां पर हमारी ल्यूमिनरीज की लाइट अर्थ पे आना कम हो जाती है, बंद हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पे ना पड़े। सूर्य से लाइफ पल्सेट करती है, हृदय धड़कता है, और चंद्रमा से जो वनस्पति और वस्तुओं में जो औषधीय गुण आते हैं सर, वो चंद्रमा की देन है। इसीलिए सर्टेन एंगुलर डिस्टेंस पर जब सन और मून आ जाते हैं तो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा केओस करने लगता है।
आप देखिए नीप्स एंड टाइट्स हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे सर, बिल्कुल 2/3 प्रोपोर्शन हमारी बॉडी में भी वही है। इसीलिए एंगुलर सर्टेन डिस्टेंस इन बिटवीन सन एंड मून हमारे फ्लूइड को भी प्रभावित करता है। और अब तो वैज्ञानिक आंकड़े हैं कि पूर्णमासी के दिन लोग सबसे ज्यादा पागल होते हैं। और ल्यूनेसी और ल्यूनर हम लोगों ने पढ़ा है सर। हाँ, ल्यूनेसी यानी आप समझ रहे हो पागलपन। तो एक सट और अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा पागल खाने से लोग निकलते हैं। तो ये एंगुलर डिस्टेंस सन और मून की हमको प्रभावित करती है। हम ग्रहों के प्रभाव से कभी बच नहीं सकते। जब से इंसान जागा है तब से वो सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, उनकी डिस्टेंस को फील कर रहा है कि सूर्य हमसे दूर हुआ तो हम जाड़ा महसूस कर रहे हैं, सूर्य हमारे नजदीक आया हम गर्मी महसूस कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे सर। तो ज्योतिष का जन्म तब से हुआ है, लेकिन बीच में आकर के जैसे गोमुख से गंगा निकली और बनारस तक आते आते सब नाले उसी में मिल गए। कानपुर तक आते आते गंगा खुद नहीं पहचान पा रही कि क्या मैं ही गंगा हूं। यही हाल आज अपने देश में ज्योतिष का हो रहा है। सर, ज्योतिष अपना स्वरूप खो चुका है। इसको मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करने की जरूरत है, और बिना किसी बाह्य प्रोपोगेंडा के, बिना किसी बाह्य आवरण के। राहु जो है वो फ्यूचर का ग्रह है। अभी आपने राहु केतु की बात उठाई। सर, हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि बुध के जो नक्षत्र हैं और केतु के जो नक्षत्र हैं, इन दोनों का रोल प्रीवियस इंकारनेशन में जो ब्लूप्रिंट हमारा बनता है, हमारे एस्ट्रल बॉडी जो निर्मित होती है सोल के चारों तरफ, वो सब कोड फॉर्म में होते हैं। वो कोड फॉर्म में जो जिम्मेदार होते हैं उसके लिए केतु और बुध। इसीलिए हमारे यहाँ इन केतु और बुध के तीनों यानी टोटल 6 नक्षत्रों को गंडमूल कहा गया। ठीक है, गंडमूल में गोस्वामी तुलसीदास भी जन्मे और उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर डाली। तो सर, प्रीवियस इंकारनेशन के रेजिड्यूज ज्यादा आ जाते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर पिछले जन्म का आपको याद आ गया या बचा रह गया तो इस जन्म में आप आराम से जी नहीं पाएंगे। पिछले जन्मों की आपको बार बार याद सताती रहेगी। आप जैसे वास्तु का एक नियम ले लेते हैं कि अगर आपके घर के सामने मंदिर है तो वो आपके धन कमाने में बड़ा हानि पहुंचाएगा। कारण, धन बिना चेतना के 1 इंच नीचे उतरे, यानी थोड़ा सा बेईमान हो तो धन कमा पाएंगे, नहीं तो धन। और रोज हम घर से निकल रहे हो, भगवान देख रहे हैं, हम भाई भगवान देखेंगे तो हम बेईमानी नहीं कर पाएंगे। जब थोड़ी बेईमानी नहीं कर पाएंगे तो हम धन नहीं कमा पाएंगे। फिर हम बड़ा फ्रस्ट्रेशन और बड़ा डिप्रेशन में रहेंगे। जीवन में प्रतिस्पर्धा है, हमें लगेगा कि पड़ोसी से हम आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये वास्तु का प्रिंसिपल यहाँ पर आया। तो सर, इसीलिए बुध और केतु के जो रेजिड्यूज हैं वो हमारे पास रह जाते हैं। इसको पुरोहितों ने कन्वर्ट कर दिया कि भैया तू पूजा करा ले। अब सर आप एक बात बताइए, आप पूजा करा लेंगे तो वो जो परमानेंट फीचर है, जो पहली सांस आपने ली थी, आप एम्बोलिकल कार्ड से कट ऑफ किए गए थे और आप मदर के सांस और भोजन से जुड़े हुए थे, एकदम से अलग हटे और पहली सांस आपके भीतर गई, आप इंडिपेंडेंट हुए, आपके लाइफ का इंजन स्टार्ट हुआ। बाहर सांस, भीतर सांस, बाहर भीतर ये सिर्फ सांस ही नहीं थी, ये पूरे के पूरे कॉस्मिक जो एनर्जी थी उस सांस के साथ में उन्होंने एंट्री ली, आपके कॉन्शियसनेस को की फिल्म को एक्सपोज कर दिया, आपका ब्लूप्रिंट फॉर्म हो गया, आपके डीएनए में वो सब पहुंच गया। अब आपकी फर्दर जो जर्नी होगी अकॉर्डिंगली इस आधार पर होगी, इस ग्राफ पे होगी। अब आप सोचिए कि जो ब्लूप्रिंट आपका परमानेंट फीचर, जैसे होता नहीं कि आपने शटर दबाया, वो जो फिल्म होती थी एक्सपोज, अब क्या फिल्म एक्सपोज हो गई, क्या दोबारा उसे मिटा के आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वही हाल जो चित्त की दशा होती है कि खटाक सिंबॉलिकल कार्ड से और वो कॉस्मिक एनर्जी आई, हमारा चित्त एक्सपोज हो गया, अब ये इस जन्म का परमानेंट फीचर हो गया। सर,
उसको इस ढंग से, इतने सस्ते ढंग से कि कोनो हम पत्थर और ये और पूजा पाठ। और फिर आप सोचिए कि सनातनी लोग, हिंदू लोग तो अपने ग्रह बदल लेंगे, फिर बेचारे हमारे साथी इस्लाम में भी तो हैं, वो भी मुस्लिम्स भी हमारे साथ पृथ्वी पे जन्मे हैं, इसी ग्रह पे जन्मे हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं। फिर यहूदियों के लिए कोई उपाय नहीं, फिर बौद्धों के लिए कोई उपाय नहीं, ईसाइयों के लिए कोई उपाय नहीं। हमने साइंस को अपनी इतना कन्फाइंड, इतना लिमिटेशन में कर दिया है कि हमने एक छोटे से ग्रुप में बना के रख दिया है। सर विज्ञान होता है तो विज्ञान सभी के लिए उपलब्ध होता है। सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा फीवर है, उसने कहा कि ठीक है चलो पैरासीटामॉल की ये गोली खा लेना। जब वो पैरासीटामॉल, ये कॉम्बीफ्लेम की दवा लिखते हैं तो क्या आपसे पूछते हैं कि सर आप कौन सी कास्ट के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहूदी हैं? नहीं नहीं, आपको कॉम्बीफ्लेम नहीं, क्योंकि कॉम्बीफ्लेम तो ईसाइयों ने खोजा है, तो आपको फायदा नहीं करेगी। ये क्या पूछता है? सर यही हाल इस साइंस का है। इस साइंस का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से हम करेंगे तो हम उपाय बताएंगे ही नहीं कि हिंदुओं के बताएं। मोहम्मद साहब ने ध्यान किया, बुद्ध ने ध्यान किया, यहूदियों के यहाँ उनके धर्म की गहराइयों से आया। सनातन तो सब सर्वोच्च और सबसे पुराना धर्म है, यहाँ के जो गहरे से गहरे सूत्र हैं। यानी कुल मिलाकर के दुनिया में जो भी गहन से गहन बिल्कुल प्योर सूत्र उपलब्ध हैं, वो सभी कहते हैं कि हम अपनी इंटीरियरिटी पे काम करें तो हम जो है बढ़िया अच्छे से एक्सटीरियरिटी पर, जैसे अगर ये बल्ब की लाइट हमें बढ़ानी है तो बल्ब की लाइट को हम चाहे जितना रगड़ डालें, अगर उसका वोल्टेज और उसका फिलामेंट अच्छा नहीं है तो आपको बाहर कभी भी लाइट नहीं मिलेगी। और अगर हमने इसका वोल्टेज यानी इसकी ऊर्जा, इसके एलिमेंट की पावर बढ़ाई, आप देखोगे कि सब प्रकाशित हो गया, हमारा भय खत्म हो गया। सर ये उपयोगिता थी इस साइंस की, लेकिन सर गोमुख से गंगा निकलते निकलते कानपुर तक अपने स्वभाव को भूल चुकी है। सर क्या कहूं मैं, और मैं कुछ कहूंगा तो सर ये होगा कि चूंकि सबका प्रोफेशन है तो फिर ये होगा कि हमारे परिवार और हमारे पेट कैसे पलेगा। सर अश्वनी जी, आप तो ज्योतिष को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से आप पश्चिम की ज्योतिष को भी आपने पढ़ा, और एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के नाते, और चूंकि आपको मैं मॉडर्न ज्योतिषाचार्य मानता हूं और ये मानता हूं कि आप ज्योतिष के उस दृष्टिकोण से देखते हैं जिसपे कमोबेश कोई नहीं देखता है। अगर हम ये कह दें आप एंटिक पीस हैं भारत के संदर्भ में तो अतिशोक्ति नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं कि दक्षिण के ज्योतिषाचार्यों में और उत्तर के ज्योतिषाचार्यों में कोई भेद है या कुछ अलग है या कुछ बढ़िया है या घटिया है, या आप बता सकते हैं? सर असल में है क्या कि जब आप पूरे ग्लोब को देखें तो जब आप ग्लोब को देखोगे तो सारा यूरोपियन कल्चर नॉर्थ में है, भारत से नॉर्थ में है। अमेरिका को देखिए वो भी नॉर्थ साइड में है। तो पश्चिम की जो संस्कृति है वो भारत देश के उत्तर की तरफ है और भारत के उत्तर भाग को सबसे ज्यादा उसने प्रभावित किया है। आप तो इतने बड़े पत्रकार हो और आपने तो सब यात्रा करते रहते होंगे। आप देखिए दक्षिण भारत में अभी भी लोग ज्यादा धार्मिक हैं, धार्मिक प्राचीनतम धार्मिक मान्यताओं को ज्यादा मान्यता देते हैं बनिस्बत उत्तर भारत के। उत्तर भारत में अब एडजस्टमेंट, कैजुअल अप्रोच है, सुविधाजनक व्यवस्था, ये सब। वो मुहूर्त तो विवाह के लिए निकलवा लेंगे पंडित से पूछ करके कि भाई 8 बजे से 10 बजे तक का रात का आपका विवाह का मुहूर्त है, और पता चला 11 बजे रात में बैंड वाले ही वहीं उनको घेरे हुए हैं और वो सब अपने सड़क पे नाच रहे हैं, 11 ही बज गया। फिर पंडित जी से या पंडित जी के पीछे पड़ेंगे कि या पंडित जी आप जल्दी कराइए भाई, कोई शॉर्टकट लगाइए। तो सर दक्षिण भारत जो है वहां अभी संस्कृति भारत की ज्यादा अच्छे से जीवित है उत्तर भारत की तुलना में। उत्तरीय पक्ष जो है वो उत्तर की तरफ जो पक्ष है पश्चिमी, उससे ज्यादा प्रभावित हो गया है। हम अपनी गहराइयां भूल गए हैं सर, हम अपने डेप्थ को भूल गए हैं सर। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे महर्षियों ने जो सर हमको दिया है
गहनतम है सर। अश्वनी जी, आपने जो कि पश्चिम का अध्ययन बहुत किया है, तो ये प्रश्न आपके लिए वाजिब होता है कि पश्चिम के भी कई ज्योतिषाचार्यों के हमने नाम सुने हैं, जिनको लेके बड़ी चर्चाएं होती हैं। नस्र दमश्क की बात होती है कि साहब उन्होंने तो घोषणा कर दी कि पृथ्वी कब नष्ट होने जा रही है। वेंगा बाबा की बात होती है, और भी कई ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पश्चिम का ज्योतिष है उसमें क्या भारत का प्रभाव है? दूसरी चीज, क्या पश्चिम के ज्योतिषाचार्य और भारत के ज्योतिषाचार्यों में अंतर है? ठीक सर। है क्या सर कि इसमें ज्योतिष से लेना देना नहीं है, इसमें चित्त की दशा से लेना देना है। भारतीय मन जो है ना सर, वो बड़ा ड्वेल कहें या मल्टीपल स्टैंडर्ड का है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जो यूरोपियन हैं, ये रिसर्च ओरिएंटेड हैं बहुत। इनको जो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न ऑथर्स की बुक्स आ रही हैं, वो कहते हैं कि मैंने भारत में वो जो एलन लियो बड़ा प्रिमिटिव एस्ट्रोलॉजर रहे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जनक मैं कहूं। एलन लियो महारानी एलिजाबेथ के एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजर उस समय हुआ करते थे जब पूरी दुनिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। तब उनके एडवाइजर, उन्होंने लिखा है कि मैंने भारत से इस विज्ञान को पढ़ा और जाना, अध्ययन किया, अब मैं इसको अपने ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूं। ये है, उनको जो चीज एथेंटिक लगी, जो चीज उन प्रमाणिक लगी, उसे तो उन्होंने रखा, और जो अप्रमाणिक लगी उसे साइडलाइन कर दिया। उनका कहना है कि समय अगर धीरे धीरे, विज्ञान तो धीरे धीरे चलता है, जैसे जैसे उसे प्रमाण मिलते जाते हैं वो अपने में ऐड करता जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखा कि जो चीज प्रमाणिक नहीं लग रही है तो उन्होंने उसे हटा दिया। सर जोडियाक तो वही है, सूरज चंद्रमा अमेरिका में भी वही दिखते हैं, फ्रांस में भी, और भारत के लखनऊ में भी वही दिखते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। जोडियाक राशि मंडल एक है। राशि मंडल को दो ढंग से उन लोगों ने इंटरप्रेट करना शुरू किया। जो पश्चिमी ज्योतिषी है वो सायन का पालन करता है, और हम भारतीय लोग निरायन जोडियाक का पालन करते हैं। आयन एक टेक्निकल वर्ड है, मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है। मैं उसको अभी इंटरप्रेट करूंगा तो काफी आपका टाइम उसमें चला जाएगा। तो दोनों के जोडियाक एक, दोनों का प्लैनेटरी पोजीशन एक, लेकिन दोनों के अंतश्चित्त की दशा बिल्कुल अलग है। यहां सभी एस्ट्रोलॉजर्स की इस समय की जो पोजीशन है सर, वो ये है कि 10 किताब पढ़ करके उन 10 किताब से 10-10 पन्ने निकाले और 100 पन्ने की एक किताब अपनी लगा के मुहर लगा दे। यहां भारत में कोई 5000 साल से कोई रिसर्च नहीं हुई। एक दो लोगों को छोड़ करके, मैं अपवाद स्वरूप उनको नहीं कहूंगा, जैसे मद्रास के एस कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने ज्योतिष पर रिसर्च की और सबलॉर्ड थ्योरी, कंस्टलेशन थ्योरी इजाद की। एक बड़ा उन्होंने रेमेडीज को दरकिनार किया। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर के एन राव, इन्होंने काफी वैदिक ज्योतिष पे सर शोध किया और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अपने मूल स्वरूप में वो आए। के एस कृष्णमूर्ति जी ने किया। बीच वाले लोग, सर आम लोगों में जो बात प्रचलित होती है ना, वो बड़ी सरल और सहज होती है, वही प्रचलित होती है। जैसे आम जन को बुखार आया तो वो क्या कहेंगे कि उनको पता है कि बुखार में पैरासीटामॉल खाई जाती है। बुखार आने का कारण कुछ भी हो, चाहे कैंसर आकर के बुखार हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस का फीवर हो, चाहे हमें जॉइंटिस हो गया हो, चाहे मच्छर ने काटा हो, मलेरिया हो गया हो, उनको बस ये पता है आम जन को, ये बुखार है, जा करके वो मेडिकल स्टोर से वो दवाई ले आओ, पैरासीटामॉल वाली क्रोसिन ले आओ और वो खा लो, बुखार उतर जाए, बात खत्म हो गई। आम जन में जो सहज, सरल और जो बड़ा प्रिमिटिव होता है, जो बड़ा प्राइमरी लेवल का होता है, जो स्किन डीप होता है, बस वही प्रचलित होता है। तो उत्तर भारत में ये जो सब चल रहा है ना, हमारे मन के अंदर आकांक्षा है जल्दी से प्रतिष्ठित हो जाए।
एक तो सर होता है कि किसी को थर्ड आई है, किसी को कोई एनलाइटेंड है, तो उसको किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अस्तित्व तो सहयोग करता है, उसे किसी भी विज्ञान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दूसरा है ज्योतिष। ज्योतिष में हमेशा गणना और इस पूरे के पूरे शास्त्र और विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जो बाबा हैं, नोस्ट्राडामस हैं, इन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की हैं वो सर इल्हाम हुआ है इनको, समझ रहे हैं कि जैसे मोहम्मद साहब को हुआ था कि इल्हाम हुआ और इनको खुदा ने, भगवान ने इनके साथ अपने लिंक जोड़े और भविष्य की घटने वाली घटनाएं इनके मुख से निकलने लग गई। एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है, उस साइंस में गणना के माध्यम से ही आपको प्रेडिक्शन दिए जा सकते हैं। और पश्चिम और पूरब का जो मूलभूत रूप से भेद है, देखिए भारतीय ज्योतिष अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब थी, वो 5000 साल पहले उस समाज के लिए उपयोगी थी, जिस समाज की जिस हिसाब से जरूरत थी, वो विज्ञान उसी तरह से काम करता है। आज 5000 साल बाद इसमें भारतीय परिवेश में शोध की जरूरत है, लेकिन हमारे जिस विज्ञान को राज्य का आश्रय नहीं मिलता ना, वो सर पनप नहीं पाता है हमारे समाज में, भारतीय परिवेश में। तो इस विज्ञान को जीवित रखने में उन बेचारे ज्योतिषियों का बहुत बड़ा हाथ है, जो फटा हुआ पंचांग आदि धोती पहने हुए और गांव-गांव में विचरण कर रहे हैं, उन्होंने जीवित रखा। क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हो कि बाई एक्सीडेंट वो हुए हैं सब, कि बाई एक्सीडेंट में मुस्लिम और बाई हिंदू और बाई क्या-क्या डेफिनेशन उन्होंने दी। और फिर इस विधा को संग्रहित करने में, पुनर्जीवित करने में, वो तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब सांस्कृतिक मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिम में, तब उसने थोड़ा थोड़ा सांस लेना शुरू किया और भारत के 16 विश्वविद्यालयों में ज्योतिष एक सब्जेक्ट के रूप में पहुंचा। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से ज्योतिष में बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट कर सकते हैं, ये विषय यहाँ आया। लेकिन अभी यहाँ भी शोध का माहौल नहीं बन पाया है सर। विश्वविद्यालयों में तो जरूर विषय के रूप में आ गया, लेकिन अभी यहाँ शोध नहीं शुरू हुई। पश्चिम क्या कर रहा है सर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे और ऑकल्ट पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो है यूएसए। करोड़ों डॉलर पर ईयर सर खर्च किए जा रहे हैं सर। इसरो के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं जाकर के अंतरिक्ष के बाबत मैं अपने देश के जो समकालीन महर्षि लोग हैं उनके साथ जा करके मैं चर्चा करता हूं। मैं अपने प्राचीनतम अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ रहा हूं, ज्योतिष में जो कहा गया है उसको पढ़ रहा हूं, और जो महर्षि लोग हैं आज के मौजूद, चाहे वो हमारे शंकराचार्य जी हों, उनसे जा करके मैं चर्चा करता हूं और उसका उपयोग कर रहा हूं सर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब इसरो के साइंटिस्ट उनसे चर्चा करते हैं तो बात साफ हो जाती है कि उनको काफी कुछ कंटेंट अपने प्राचीनतम विज्ञान से मिल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसका लाभ उठाता हूं। क्या आम जन के लिए ये शोध करके ये विज्ञान को आधुनिक भाषा में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता? लेकिन अभी भी भारत में ये परिवेश बना नहीं है। अभी हम टोटकों पे जी रहे हैं कि अरे अब पता लगा कि 7.5 शनि, पीपल पे, वृक्ष पे तेल चढ़ाओ, हनुमान जी की आराधना करो। फिर देखा अब ये सिक्का तो बड़ा पुराना हो गया है, तो वो साईं जी को ले आए। उन्होंने साईं को भी बहुत समय तक, अब बोले ये भी चलने लायक नहीं है, इनसे भी इनकम बहुत जनरेट नहीं हो रही है, पुराने हो गए हैं और इनकी जाति पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे इनको हटाना शुरू किया। तो हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष में भय भीत करने के 4-5 मुख्य वो हैं। अगर विवाह कर रहे हैं तो मंगली दोष तो नहीं है, अगर मंगली दोष है, कहीं कोई अष्टम चंद्रमा तो नहीं लगा है, इसकी पूजा करा लीजिए।
तो वो करते हैं। काल सर्प दोष तो नहीं है, साढ़े साथी शनि तो नहीं है, अष्टम राहु तो नहीं है। बस ये 5-6-8 ऐसे टूल्स हैं जिनसे हमको भयभीत किया जाता है और भयभीत करके हमारी पॉकेट हल्की की जाती है। बस इसका ये उपयोग है। लेकिन पश्चिम में जान के आप आश्चर्य करोगे, मेरे पास भी मैंने बुक्स मंगाई हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, कि किन कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन में आदमी क्रिमिनल बन जाएगा, किस कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके मन का विज्ञान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि शुरुआती 4 साल या 7 साल तक जो आपका व्यक्तित्व होता है वो मोर देन 50% वो निर्मित हो जाता है, उसके बाद ही उसमें रिफाइनमेंट चलता रहता है। तो आपका निर्मित हो गया, वो फाउंडेशन बन गई। यहाँ पर सर शोध की जरूरत है और हम पश्चिम शोध कर रहा है। हम देखिए योग कहाँ से फैला, स्वामी रामदेव जी ने कितना श्रम किया और इस श्रम को उठा करके उन्होंने सारी दुनिया में पताका फहरा दी। आज प्राणायाम और योग कहाँ फैल गया है। ऐसे ही सर इस विषय में एथेंटिक होने की जरूरत है, सही होने की जरूरत है। हमारी उम्र तो 35 साल है और हम भारतीय ज्योतिष पढ़ करके और क्या कर रहे हैं कि हम उपाय बता रहे हैं। उन उपायों को जिनकी चर्चा आम जन में की जाती है उन्हीं को शामिल कर लिया, बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कि हाँ ये एथेंटिक है भी या नहीं। कोई रिसर्च वर्क नहीं है, सुन सुन करके हमने बस काम करना शुरू कर दिया। सर जरा पश्चिम की किताब उठा के देखिए, उन्होंने हमारे यहाँ टाइम के फिक्सेशन के लिए विंशोत्तरी दशा का अनुसरण किया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल वाच जो है, हमारी एस्ट्रोवाच जो है विंशोत्तरी दशा है। दे आर नॉट फॉलोइंग, दे आर का मतलब हुआ वेस्टर्नर्स आर नॉट फॉलोइंग द विंशोत्तरी दशा सिस्टम। दे आर, अब टाइम का फिक्सेशन वो कैसे करते हैं? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में तो लोग टाइम जानने ही आते हैं। आपके पास जो आएंगे वो परेशान होंगे, जो खुश होंगे आपके पास आएंगे नहीं। वो परेशान है तो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया मेरा समय कब आएगा कि मैं इस परेशानी से बाहर आ जाऊंगा, खुल के हंस सकूंगा। तो टाइम का विंशोत्तरी दशा और गोचर, वो उन्होंने अनेकों सिस्टम डेवलप किए, प्रोग्रेशन का, प्राइमरी डायरेक्शन का, सेकेंडरी डायरेक्शन का, सेकेंडरी प्रोग्रेशन का, सोलर अर्क डायरेक्शन का। उन्होंने वेरियस टूल्स डेवलप किए हैं और उनको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करते हैं और वो पाते हैं। मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति पे भी काम किया। मैंने सनातन तो सबसे पहले पढ़ी, वैदिक ज्योतिष पढ़ी, फिर कृष्णमूर्ति जी जो हुए मद्रास के, उनके सिस्टम पे काम किया, फिर उसके बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे, उनके प्रोग्रेशन पे, उनके सोलर रेवोल्यूशन पे, उनके साइनोडिकल ल्यूनेशन पे, चार्ट पे काम किया और देखा कि वाह जो चीजें सही उतर रही। सर कोई भी साइंस एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश विज्ञान में हमेशा रहती है कि रोज जान जान करके जितना अधिकतम जान लिया जाए। परफेक्शन तो कभी अचीव नहीं होता, लेकिन हम जितना अधिकतम जान लें उतना ज्यादा जीवन को सुखद बना सकते हैं। यहाँ जानने का कोई प्रयास ही नहीं, सुना सुनाया भर दिया, वही किताब, वही भीड़ लगा दी, वो यूनिवर्सल में आपको भरती हुई सब मिलेंगी। रत्न एवं ज्योतिष, पूजा एवं ज्योतिष, रंग कलर थेरेपी एवं, आप वो स्टोन नहीं पहन सकते तो उन्होंने जड़ी बूटी उठाई के जोड़ दी। अब वो कोई बात नहीं, पुखराज ना पहनो तो हल्दी बांध लो। सर पीला रंग, पीला रंग, सर सूर्योदय होता है और अस्तित्व पूरा पीले और नारंगी रंग से छाने लग जाता है। आपकी जिंदगी का सूर्य उदय हो जाए, आपका ईस्टर्न होराइजन जो है, हमारे यहाँ सारे कर्मकांड में पुरोहित कहता है कि नहीं आप पूरब की तरफ मुंह करिए। वाई टुवर्ड्स ईस्ट? क्यों? क्योंकि सूर्यास्त होते ही सारा अस्तित्व सो जाता है। चिड़िया सो रही, पशु लौट रहे, पुष्प बंद हो रहे हैं, अस्तित्व शांत हो रहा है। सूर्योदय जैसे ही होना शुरू होता है, फूल खिलने लग गए, चिड़िया चहचहाने लग गई, यानी कि सारा अस्तित्व ऊर्जावान हो उठता है।
यानी जीवन देने की ऊर्जा कहां से आती है, किस दिशा से आती है? प्राण ऊर्जा कहां से आती है? पूरब दिशा से। इसीलिए हमारे में प्राण आ जाएं, हमारे में रोशनी आ जाए। पुरोहित का उद्देश्य तो बड़ा ठीक है, लेकिन वो उसका कारण नहीं समझ रहे हैं कि जहां प्राणदायिनी ऊर्जा और जहां पूर्व क्षैतिज से आने वाला प्रकाश की तरफ हमारा मुंह होगा तो हमारे जीवन में भी प्रकाश, रोशनी और शांति और स्वास्थ्य आ सकता है, समृद्धि आ सकती है। तो सर इस चीज को सर समझने की जरूरत है। हमने उसको बड़ी मजबूती से कर्मकांड के हिस्से में बांध लिया है और हर चीज में हमने पैसे को और चीजों को जोड़ लिया है। पश्चिमी बड़ा एथांटिक, पश्चिम जो चीज सही लगेगी उसको तो शामिल करेगा, जो गलत उनके विज्ञान के तर्क पर सही नहीं उतरी तो वो हटा देते हैं उसे। मैं एक मनोविज्ञान का रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने मैंने कहा कि भाई आप भारतीयों के मन को क्यों नहीं वो पढ़ते हो? बोले सर यहाँ डबल नहीं मल्टीपल स्टैंडर्ड है। जब मैं पश्चिमियों से बात करता हूं तो वो बड़े ईमानदार हैं। जैसे मान लिया कि किसी पुरुष से बात कर रहा हूं तो पूरब और पश्चिम में देख लीजिए, पूरब से कह रहे हैं, पूरब में मैंने पूछा कि सर आपको दूसरी स्त्री अच्छी लगती? बोले नहीं सर वो माँ समान है। और फिर जहां भी अकेले में बैठेंगे तो वो बाएं दाएं देख रहे हैं। पश्चिम के व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा सर वो तो हमारे लाइफ पार्टनर हैं, वो हमारे साथ जन्मे हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उसमें कोई फर्क नहीं और अस्तित्व ने दोनों के बीच आकर्षण रखा है, आकर्षित करती है। कितनी सहजता से अस्तित्व की वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ नैतिकता ओढ़ के बैठे हुए हैं, पाखंड में जी रहे हैं, बड़े बड़े आदर्श की बातें कर रहे हैं और जज साहब लूटपाट करके अपने घर में भर रहे हैं। वो निर्णायक बने हुए हैं, अब देख ही रहे।